पिछले क्लास में जो पढ़े थे, कोई डाउट है तो बताओ। पिछले क्लास में आर बराबर रो एल बाई ए, आज हम लोग यहाँ शुरू करने का सोच रहे हैं। अगर ग्रह नक्षत्र सब बराबर चला तो आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। आर बराबर रो एल बाई एरिया, है ना। चलो तुम लोग को जो डाउट है पहले डाउट से शुरू करे रहे। ये सब तुम लोग देख लिए, ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस होता है, ऐसा रेजिस्टेंस होता है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ये तुम लोग लैब वेब में देखे होगे, देखे हो रे, ये आगे काम आएगा रे। हेलो, अब सुनाई उनाई दे रहा है? हाँ सर। हेलो, हाँ चलो, आवाज तो जा रहा है तो थोड़ा हाँ ना बोलते रहो ना, पता ही नहीं चलता रे। यस सर। ठीक है, तो ये जो की है सारे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स कहलाता है, जो अपन बाद में यूज करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग पढ़े थे। चलो जरा डाउट तुम लोग का पहले देख ले। ठीक है, ये कलर कोड समझ गए हो? सार्थक बोलो। यस सर। किसी चीज में डाउट है तो बता। चलो अब अपन डाउट से स्टार्ट कर। तो पहले ये बताओ काय का डाउट है, पहले डाउट बता दे। कैपेसिटर का, कैपेसिटर का, हाँ कैपेसिटर का टेस्ट कब रखना है रे? डेट बता दो, परसों या संडे? परसों रख लेते थे सर संडे। संडे सैटरडे है, सैटरडे संडे। संडे हाँ सर, संडे या सैटरडे को ले लो सर, संडे को फ्री रहते पूरा। सैटरडे को सर HCV 47 का बी, HCV 47 का बी। क्या क्वेश्चन है रे? एक मैडम जरा SC वर्मा खोल लिया है ना, SC वर्मा। हाँ 170, हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन बोलो रे? क्वेश्चन नंबर 47 का बी। 47, ठीक है। A capacitor this charge to this, another capacitor of charge to this, find the energy stored in each capacitor, बराबर है? अरे बी पार्ट कि सी पार्ट? सब बी, बी पार्ट, ठीक है। देखो बी पार्ट में क्या है कि ये एक कैपेसिटर, डाटा बताना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 47 का बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये एक कैपेसिटर सी है, इसका कैपेसिटेंस कितना है रे? पहला डाटा जरा बताओ, डाटा बताओ रे अक्षर। सर एक का 5 माइक्रोफैराड है। 5 माइक्रोफैराड कितने से चार्ज किया रे? सर 24 वॉट। 24 वोल्ट रे। और ये रे C2? यस सर वोल्ट। C2 6 माइक्रोफैराड। 6 माइक्रोफैराड। और ये कितना वोल्ट रे? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट, ठीक है। अब देखो क्या हो कि इस पे जब तुम चार्ज किए तो क्या क्या आएगा कि इस पे चार्ज आ गया, मान लो Q1, ये माइनस Q1। व्हाट इज Q1? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, सही। ये हो जाएगा 24 गुना 5 कितना होता रे? ठीक है, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, 120 माइक्रोकूलम, ठीक है। और Q2 क्या हो जाएगा? C2 12 इंटू 6, दैट इज 76 माइक्रोकूलम रे। Q1 इज इक्वल टू C1 V1 होता ना? अरे सही रे, सर 72। 72, ठीक है। अब क्या होगा कि ये माइनस Q2 है, ये प्लस Q2 है, बराबर। अब हमने क्या करा, समझ गए? ऐसे ही हुआ ना। अब हमने क्या करा, ये निगेटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ दिया और इसका निगेटिव को इधर के पॉजिटिव से जोड़ दिया, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस जोड़ दिया। अब इस दोनों प्लेट को देखो, ये जो है ना, इस पे चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज जो होगा वो होगा, टोटल चार्ज जो Q होगा वो होगा Q1 माइनस Q2। ये हो जाएगा 120 माइनस 72 माइक्रोकूलम। अब अगर हम फाइनली लाल रंग से लिख रहा है, फाइनली अगर हम इस पे चार्ज Q लेते हैं तो इस पे चार्ज कितना, ये घटा के कितना करे? 8 और 7, 8 9 10 11, 48 है रे ये। तो लोग इतना लपड़ मारेंगे, सोए रख रहे। 48 माइनस Q, ये प्लस Q, ये 48 माइनस Q, क्योंकि ये टोटल चार्ज जोड़ करके 48 माइक्रोकूलम होना, सही है। अब कुछ नहीं करो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हम बोलेंगे Q बाई 5 मस्ट बी इक्वल टू 48 माइनस Q बाई 6। इससे Q निकल जाएगा, अगर निकल जाएगा, क्योंकि पैरेलल में तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो Q बाई C1 मस्ट बी इक्वल टू 48 माइनस Q बाई C2। बोलते कहीं रे अक्षर?
Yes, sir. अब निकालना क्या था रेस में, फाइंड द पॉजिटिव, फाइंड द क्या तो रहेगा, चार्ज निकालने सर. निकल जाएगा रे Q1, Q निकल जाएगा, निकाल Yes, लोगे ना। sir. अब Q निकल गया तो ये 48 माइनस Q। चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, एनर्जेटिक होके पढ़ा करो, मरियल टेंशन नहीं पढ़ा करो। देखो तो होता क्या है कि अपन यहाँ तक तो पहुंच गए, इसके बाद अब आते हैं जो हम लोग पढ़े, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़े पिछले क्लास में, आर बराबर ये रेजिस्टेंस का कोडिंग तो समझ गए होगे, ठीक है। इसके बाद रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े आर इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू पॉइंट इज रो एल बाई एरिया, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया। रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ है और क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रो एल बाई एरिया, दिस इज द रेजिस्टेंस, क्लियर है। इसके बाद आता है, ठीक है, अगले स्टेप पे अपन चलते हैं। अगला स्टेप है अपना, आज का टारगेट ये है कि हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, मतलब ये जो रेजिस्टेंस हमने लिखा R इज इक्वल टू रो एल बाई एरिया, इस पे आज अपन रिसर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कैपेसिटेंस हमने लिखा था एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है, या C लिखा था Q बाई V, इस पे हम लोग पहले रिसर्च किए कि स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, सही। तो उसी तरह से रेजिस्टेंस हम लोगों ने डिराइव किया, ठीक है। और एक हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ, ये भी पढ़े थे ना। तो ये ओम्स लॉ को यही हम लोग पढ़े थे ना, I बराबर V बाई R, ठीक है, या R बराबर V बाई I, ये लाए थे ना रे ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ को हम लोग यहाँ पे छोड़ करके पहला पार्ट हम लोग रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में तुम्हें पता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। एल क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ मतलब वो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन होता है जिसके लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा होता है। और ए क्या होता है, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है, अरे है ना, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, पहला क्वेश्चन थोड़ा आसान लेते हैं। देखो ये एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। इस क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर का सारा डाटा हम दे देते हैं। मान लो ये एक क्यूबॉइड है, सॉलिड क्यूबॉइड है, इसका ये साइड का लेंथ a है, ये वाला लेंथ 2a है और ये वाला लेंथ 4a, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी जो भी है तुम्हें बताना है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू अपोजिट सरफेस टू दैट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू अपोजिट सरफेस का रेशियो क्या होगा, समझ गए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू दैट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टू फेस, समझ गए। और तुम लोग जो टेस्ट देते हो उसमें चोरी वोरी तो नहीं ना करते रे, ऐसा तो नहीं कॉपी वॉपी खोल के बढ़ जाते हो, नहीं सर, क्योंकि टेस्ट ईमानदारी से होता नहीं है लगता। क्योंकि कुछ पेरेंट्स का शिकायत आया कि बच्चे टेस्ट में है किताब खोल के बढ़ जाते, तो ये गलत काम नहीं करो, ठीक है। ईमानदारी से रहो तो अच्छा रिजल्ट आएगा। कम नंबर आता है सब प्रॉब्लम नहीं, ईमानदारी से नंबर आना जरूरी है। चलो बोलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू दैट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। तो हम पहले बता दो तुमको कैसे करोगे, ठीक है। देखो जब रेजिस्टेंस तुम मैक्सिमम ढूंढोगे तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम कैसे लोगे, रो एल बाई एरिया, ठीक है। अब इस क्यूबॉइड का अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्यूबॉइड था हमारा, इस क्यूबॉइड का अगर बात करें तो मैक्सिमम लेंथ इसमें, जब रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस को मैक्सिमम करेंगे मतलब लेंथ को मैक्सिमम करेंगे और एरिया को मिनिमम करेंगे। तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्या होगा, रो। लेंथ मैक्सिमम क्या लिया जा सकता है, पॉसिबल मैक्सिमम लेंथ क्या है, ये वाला और ये वाला पॉइंट लेंगे तो लेंथ हमारा मैक्सिमम क्या हो सकता है, 4a, ठीक है। सो इट इज 4a। और एरिया, अगर ये लेंथ है, ये वाला साइड लेंथ है, तो इसका एरिया, लेंथ और एरिया हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एरिया हो जाएगा। एंड व्हाट इज एरिया, 2a स्क्वायर, ये वाला a है और ये 2a है ना, ये a है ये 2a है, तो इट इज 2a स्क्वायर बराबर है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, बराबर है। अब दूसरा चीज, हम मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो रेजिस्टेंस जब मिनिमम लिखेंगे
तो आर मिनिमम के लिए हो जाएगा रो एल मिनिमम बाई एरिया को मैक्सिमम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ जो बनेगा वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इस क्यूबॉइड को हम ऐसा रख देते हैं। अब हमें जो लेना है कि इसमें हमें लेना है लेंथ को मिनिमम। सो व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ? ये वाला लेंथ है ना, दैट इज ए। ठीक है, और अगर ये ए है तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला, क्योंकि लेंथ और एरिया हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। सो मिनिमम रेजिस्टेंस पॉसिबल इज रो, मिनिमम लेंथ इज ए, एंड अगर ये ए लेंथ है तो एरिया क्या हो जाएगा? 8a स्क्वायर। सही। सो रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू दैट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस is rho 4a by 2a square divided by rho a by 8a square। ठीक है, ये सारे चीजें कट जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 16 by 1। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 into 2 कट के 2 हो जाएगा। देखो तो सही लिखे। सो इट इज 16 to 1। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? हाँ। ठीक है, कैसे लेंथ लिए, कैसे एरिया लिए, ये क्लियर हो गया। क्योंकि अभी आज का टारगेट अपना यही है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करा जाए। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? क्लियर है? कैपेसिटर कर लेना रे, अगले क्लास में, परसों के क्लास में भी कैपेसिटर का डाउट तुम लोग को बता देंगे। ठीक है, थोड़ा डाउट आउट कर लो। देखो पैकेज कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो पैकेज कंप्लीट कर लो। अभी हम एक 30 क्वेश्चन का ही ले रहे हैं, बाद में तुम लोग का नीट का अलग और उसका अलग, आईआईटी का अलग ले लेंगे। क्योंकि अभी तो पूरा एकदम मैनेज हो नहीं पा रहा है, क्योंकि सब घर ही से करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का कष्ट करो। इतना जूता मारेंगे गधे कहीं के। सुनो उल्लू हराम, 2R सर, 2R धरती का बोझ। ये बोलता है करेक्ट का आंसर सर है 2R। वेरी सर, गुड। 2R 2R। ठीक है, कितना रे? एक आंसर पहला बोलो, 1 मिनट। हाँ, पहला आंसर R डैश 2R। दूसरा रे सर सेम ही रहेगा क्या? R/2। एक बोलता है सेम ही रहेगा। ये सेम रहेगा, कौन बोलता है रे? कौन बोलता है रे सेम रहेगा? कुशाग्र, गधा। देखो ये सबे गलत है। R/4। वेरी गुड। ठीक है, ये भी गलत है। अब सुनो। ठीक है, 4R दैट इज द राइट आंसर। द आंसर इज 4R। ठीक है, देखो कैसे होगा। ये हमारे पास वायर है। जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना हो किसी कंडक्टर का, रेजिस्टेंस देखे हो कि नहीं तुम लोग? ठीक है, अगर ये कंडक्टर का लेंथ L है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो स्मॉल r, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस इन दोनों फेस के क्रॉस क्या है? R इज इक्वल टू रो L बाई एरिया। व्हाट इज एरिया? पाई r स्क्वायर। सही है? सही है? अरे बोलो रे, सही है रे? हाँ सर। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल है, ये सिलेंडर है ना, अब हमने इसका लेंथ डबल कर दिया। तो लेंथ डबल करोगे तो रेडियस उतना ही रहेगा कि पतला हो जाएगा? कम हो जाएगा सर। पतला हो जाएगा r डैश, क्योंकि इसी को आ गया। तो लेंथ तो हमने 12 कर दिया। ये लेंथ तो 12 है, सॉरी L था, अब लेंथ 12 कर दी। अब 12 कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, पहले कितना था वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? पाई r स्क्वायर इंटू L। पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल? पाई r डैश स्क्वायर इंटू। सही। तो r डैश क्या हो जाएगा? r बाई √2। देखो हो जाएगा ना, मतलब रेडियस का नया हो जाएगा। अब जब हम रेजिस्टेंस लिखेंगे r डैश, तो रो L हो जाएगा 12 बाई एरिया क्या हो जाएगा? पाई r डैश स्क्वायर मतलब r/4, सॉरी r/2। अरे हाँ ना, ये r डैश का स्क्वायर करेंगे, ये r डैश का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? अबे ये r डैश का स्क्वायर करेंगे तो r/2 ना आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 रो L बाई पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब ये रो L बाई पाई r स्क्वायर है कितना? r के बराबर। तो दिस इज इक्वल टू 4r।
ठीक है, मतलब इसको स्ट्रेच करके अगर तुमने डबल कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस इन दोनों फेस के क्रॉस 4R हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। किसने सही Yes, sir. आंसर दिया था रे, पता तो चले। कौन बोला था? आदित्य? अनुष्का ठाकुर, वेरी गुड, अनुष्का ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है गधो, समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. क्लियर है? अब अपन चलते हैं एक नए क्वेश्चन पे। ये तुमको एक सामने में कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है सिलेंडर? ये हाँ, हॉलो सिलेंडर हाँ, है, ठीक है, ये एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, दिखा होगा तुम्हें अभी। ठीक है, ये इस तरह का खोखला है। तुम्हें बताना है कि इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है, ठीक है। अगर इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी अगर है, समझ गए क्या? ये सेंटर से ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, और इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। तुमसे पूछे व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट, ठीक है, ए एंड बी, ये वाला पॉइंट और ये वाला एंड के क्रॉस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो बड़ा इजी है, कुछ नहीं करना। देखो करंट जो फ्लो करेगा ये साइड वाले सरफेस से ही फ्लो करेगा, ठीक है। हाँ। तो करंट अगर ऐसे जाएगा तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल, व्हाट इज द लेंथ? एल बाय व्हाट इज द एरिया थ्रू व्हिच द करंट इज फ्लोइंग? इट इज पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज द रेजिस्टेंस। सही है? Yes, sir. इसमें जो करंट जाएगा ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे ही फ्लो करेगा ना, ये इतने एरिया से ही फ्लो करेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? करंट हाँ, जो sir. फ्लो करेगा वो सिर्फ इतने एरिया से ही फ्लो करेगा, ठीक है, समझ गए? इधर से करंट इधर जा रहा होगा। क्लियर है? सो दिस इज द आंसर। ना प्रॉब्लम क्या है कि अगर इसी चीज को, ठीक है, हम ऐसा कर दें कि इनर सरफेस और आउटर सरफेस ले लें। मान लो तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो मान लो अगर हमने कभी ऐसा कर दिया कि एक इनर सरफेस ले लिया और एक आउटर सरफेस ले लिया, तो अब इसमें करंट कैसे जाएगा? देखो करंट जो है कैसे फ्लो करेगा? रेडियली आउटवर्ड, सही, ये रेडियली आउटवर्ड करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसका लेंथ कितना है? एल, है ना। अब इसमें रेडियल करंट फ्लो करेगा तो तकलीफ क्या है ये देखो। समझ में आ रहा फिगर? ये फोटो हम इसलिए लेके रखते ताकि तुमको फील आ जाए कि है क्या। ये सॉलिड सिलेंडर है जिसमें अंदर का रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि करंट आउटसाइड जा रहा है तो हम एक अलग से फिगर बनाते हैं, अपना फिगर बनाते हैं। ये हमारा सिलेंडर, ठीक है, जिसका लेंथ एल, और इसमें करंट जो है रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है ना। इसमें करंट जो है रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, अंदर का रेडियस है। तो जब अंदर वाले पॉइंट से और बाहर वाले पॉइंट से तुम रजिस्टर है ना बैटरी लगाओगे तो करंट रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अब इसमें हम लेंथ कैसा लेंगे, ठीक है, इसमें लेंथ कैसा लेंगे, ठीक है, लेंथ तो रेडियल रहेगा क्योंकि करंट ऐसे जा रहा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है आर इज रो एल बाय एरिया। लेंथ क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, कि एरिया कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा। जैसे जैसे तुम सेंटर से दूर जा रहे हो, देखो यहाँ से तुम मान लो आर डिस्टेंस दूर हो, तो यहाँ पे एरिया इसका ये हो जाएगा जिससे करंट ऐसे फ्लो कर रहा, सिलेंडर के थ्रू करंट जा रहा होगा कर्व सरफेस से, है ना, ठीक है। तो इसमें करंट ऐसे जा रहा, बट जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा ये वाला जो सरफेस एरिया है जो करंट के परपेंडिकुलर है ये क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो कम हम क्या करते हैं, एक पतला सा सिलेंडर लेते हैं, एक थिन सिलेंडर लेते हैं जिसका रेडियस क्या है? आर, और जिसका विड्थ क्या है? डी आर, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस लिखते हैं, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा किसका? समझ में आया क्या? एक सिलेंडर जिसका रेडियस स्मॉल आर, ठीक है, तो ये हो जाएगा रो, ये एल क्या होगा? एल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो एल इसका क्या होगा? डी आर के बराबर। सो इट इज डी आर बाई एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू
एल। सही है? नहीं समझना? सर। नहीं आया तो हाँ। नहीं बोलना है रे, कोई जरूरी नहीं है हाँ हाँ बोलना। हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है? बोल दो आ गधो। गया सर। क्लियर है? डी आर इज इक्वल टू यस सर। एल लेते हैं हमेशा करंट के परपेंडिकुलर, करंट के लॉन्ग। तो करंट तो ऐसे जा रहा होगा ना, तो करंट के लॉन्ग जो होगा वो डी आर होगा। सो इट इज डी आर बाई एरिया। एरिया मतलब कौन सा एरिया? जो करंट के परपेंडिकुलर है। तो ये कर्व सरफेस एरिया लेंगे। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इसका कर्व सरफेस एरिया देखे तो लेंथ 2 पाई आर, और ये विड्थ हो जाएगा। ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट बनेगा सीधा कर दोगे तो, है ना? सो इट इज दिस, और इसी को जोड़ देंगे और आर का वैल्यू ए से बी तक। सो रेजिस्टेंस इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस के क्रॉस जो बनेगा, ये रेजिस्टेंस जो यहाँ के क्रॉस बनेगा इन दो पॉइंट ए और बी के क्रॉस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, दैट इज रो, ठीक है, बाई 2 पाई एल लॉन ऑफ बी बाई ए, बिकॉज 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉन आर। सही है? यस सर। ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। देखो सेम सिलेंडर था, ठीक है, सेम सिलेंडर था। अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो किया, अगर इसमें करंट इस तरह से फ्लो किया, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, देन द रेजिस्टेंस इज दिस। बट अगर सेम सिलेंडर में अगर हम इनसाइड और आउटसाइड बैटरी जोड़ते हैं, इनसाइड सरफेस से बैटरी हमने जोड़ा और आउटसाइड सरफेस से बैटरी जोड़ा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन फ्लो का ऐसा होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा रो, ठीक है, रो बाई 2 पाई आर लॉन ऑफ बी बाई ए। क्लियर है रे कैसे किए? यस सर। जिसको नहीं हाँ, दिव्यांश नहीं समझ में आ तो नहीं बोलना रे, हाँ हाँ ना किया करो। सार्थक सर आ गया। ठीक है, जिसको भी नहीं आया, हर्षिता, ऋषिबा। हाँ सर। अब देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। ये एक फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ थिक स्फेरिकल सेल। ये एक स्फेयर है, ठीक है, स्फेरिकल सेल। अंदर का रेडियस ए है, ये खोखला है, जैसे तुम्हारा दिमाग खोखला, बराबर। रेजिस्टिविटी इसका रो दिया हुआ है। इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी। अगर हमने अंदर और बाहर के क्रॉस बैटरी लगाया तो इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा? अगेन रेडियल करंट फ्लो करेगा, है ना, रेडियल करंट फ्लो करेगा। अब तुमसे बोले कि इनसाइड सरफेस ए है, आउटसाइड सरफेस अगर बी है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द सरफेस ए एंड बी? ठीक है, एक स्फीयर का अंदर का सरफेस लिए और उसी स्फीयर का बाहर का सरफेस लिए, ठीक है। ये थिक स्फेरिकल सेल है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, तो तुम्हें रेजिस्टेंस अक्रॉस फेस ए एंड बी बताना है। निकाल रहे हो? सर रो बाय 4 पाई ब्रैकेट में बी माइनस ए अपॉन में ए बी। एक ने कुछ बोला रे आंसर, ठीक है, बोलो रे, फिर से बोलो रे। अर्पित, अर्पित बोल रहे हो? हाँ अर्पित, हाँ सर। बोलो। रो बाय 4 पाई, रो बाय 4 पाई बी मतलब सर ऊपर आएगा बी माइनस ए अपॉन में ए बी। ये ऐसा आंसर बोला रे? हाँ सर मेरा भी आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सही बोल रहा गधा। देखो क्या करना था कि अगेन हम इस सेल में एक, क्योंकि इसमें करंट रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, तो हमने एक ऐसा पतला सा स्ट्रिप लिया, ठीक है ना, एक थिन स्फेरिकल सेल लिया जिसका रेडियस क्या है आर और जिसका थिकनेस क्या है डी आर। तो इस थिन सेल का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल, मतलब डी आर बाई एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये सारे रेजिस्टेंस को, छोटे छोटे जो रेजिस्टेंस बने इनको जोड़ देना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दिस इज फ्रॉम ए टू बी, इट विल गिव मी द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। सही, ये हो जाएगा रो बाई 4 पाई, ये हो जाएगा माइनस क्या होता है, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, क्या होता है, माइनस 1 बाई आर होता है। हाँ सर। ठीक है, ये हो जाएगा रो इंटू बी माइनस ए बाई 4 पाई ए इंटू बी। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये ओम में समझ गया है? अरे क्लियर है?
ये तो हो गया थिक स्फेरिकल सेल का। अब इसके बाद आता है फ्रस्टम। ठीक है, एक अगर ऐसा फ्रस्टम है, मतलब एक कोन का बीच से काट दिया गया, ठीक है, एक हमने फ्रस्टम लिया, इस तरह का फ्रस्टम है, समझ में आ, एक सिलेंडर एक कोन को ऐसा काट देते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम। इसका ये एक्सिस है, ये सेंटर है, इधर का रेडियस ए है, इधर का रेडियस बी है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए। अब हमने एक पॉइंट चूज किया यहाँ पे और एक पॉइंट चूज किया बी यहाँ पे। ठीक है, अब तुमसे बोले कि तुम ये बताओ, ठीक है, इसको अपन डिस्कस करेंगे, जरा एक बार लॉग इन लॉग आउट कर लो, फिर अपन बात करते हैं। ठीक है, अरे ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो है, ठीक है, इसमें तुम्हें रेजिस्टेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो क्या करना है, क्वेश्चन क्या है सुनो। अरे आवाज आ रहा है? हाँ सर। तो हाँ हाँ सर। देखो मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि ये फ्रस्टम है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये फ्रस्टम है, और इस फ्रस्टम के क्रॉस अगर हमने एक, ये कंडक्टर है सॉलिड, ठीक है, ये कंडक्टर है फ्रस्टम ऐसा, इसके अक्रॉस अगर हमने एक बैटरी लगा दिया V वोल्ट का, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे बैटरी लगा दी प्लस एंड माइनस, तो इससे करंट आ जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा ना। अब हाँ सर। पॉइंट लेते हाँ हैं, सर। ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q और ये पॉइंट R, ये क्या है रे, ये है क्या स्ट्रक्चर? क्लियर है? ये स्ट्रक्चर क्या है? इट इज एक्चुअली ये सॉलिड, ठीक है, सॉलिड कोन टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको आधा काट दिया गया है, यही है ना? ठीक है, ये हमारा फ्रस्टम है। तुमसे पूछे कि अगर इसमें करंट आई फ्लो करता है तो आई बराबर V बाई आर हो जाएगा। तुमसे पूछे कि P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है, तीनों पॉइंट पे सेम होगा या तीनों पॉइंट पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कंडक्टर एक ही कंडक्टर है, समझ गए? ये जो कंडक्टर है ये बिल्कुल एक ही कंडक्टर है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि तुम ये बता दो कि इसका P, Q और R पॉइंट पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। ज्यादा कहाँ पे होगा? अगर डिफरेंट सर होगा आर पे, आर पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा और P पे कम होगा। सही। अब ये बताओ, ये कंडक्टर तो एक ही कंडक्टर है, तुमने हाँ, बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट P इज लेस देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट R, है ना? सही। दूसरा, अगर तुमसे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, ठीक है, कौन बड़ा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। एक चीज, फील्ड एट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट R, ऐसा? R। हाँ सर। ये बताओ, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अब तुमने जो आंसर दिया, ठीक है, उसके हिसाब से हम सोचे। तुमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी P पे ज्यादा होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड P पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी P पे कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड P पे ज्यादा होता है। अब हमने तुम्हें बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन लिखा था वो लिखा था, आज अभी आने के बाद भी लिखे थे, इट इज E नॉट बाई 2m इंटू टाउ, यही था ना रे? हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा होगा इस मेटल के अंदर, रिलैक्सेशन टाइम P के पास, Q के पास, R के पास बराबर होगा या डिफरेंट होगा? अबे रिलैक्सेशन टाइम P का रिलैक्सेशन टाइम और Q पे रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, या R पे रिलैक्सेशन टाइम, Q तो हटाई तो छोड़ो, Q का तो लफड़ा ही नहीं रखते, सही। अब इसको मिटाएं, पूरे मिट जाएगा, सही। अब ये बताओ, P का रिलैक्सेशन टाइम और Q का, R का रिलैक्सेशन टाइम, कहाँ का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा? सर P का ज्यादा होगा। P का रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा, एक का ज्यादा होगा। दूसरा रे, एक बोल रहा है P और Q का, R का रिलैक्सेशन टाइम बराबर होगा, ये कौन, ये कितने लोग बोल रहे हैं? 3 लोग। सर यस, 3 लोग। ये P और R का रिलैक्सेशन टाइम बराबर होगा, ये कौन कौन बोल रहा है रे?
हाँ सर बराबर होगा। बराबर होगा। एक को लगता है कि ये बराबर होगा और 3 को लगता है कि अलग अलग होगा। ठीक है, तुम्हें बताए थे, देखो अभी तुम समझे नहीं, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम है। ये जो है द राइट आंसर इज रिलैक्सेशन टाइम एट पी एंड आर मस्ट बी सेम, बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम किसका प्रॉपर्टी है? इट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब ये बताओ पी का टेम्परेचर और आर का टेम्परेचर, ये तो सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इस मेटल का हर जगह टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही ना रहेगा रे। जब तक टेम्परेचर नहीं बदलते हो तब तक। अब तुम लोग यार सब गड़बड़ गड़बड़ समझते हो, आधा अधूरा समझते हो। एग्जाम में क्वेश्चन अगर गलती करके आओगे इसका गारंटी है। जो पी और आर का रिलैक्सेशन टाइम है, तुम्हें क्या लगता है कि पी और आर का टेम्परेचर अलग अलग है या सेम है? अगर टेम्परेचर सेम है, सेम है, क्योंकि ये मेटल वही है, बड़ा मेटल इधर ज्यादा इधर कम है, लेकिन मेटल तो सेम सिचुएशन पे रखा हुआ है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम एट पी और आर मस्ट बी सेम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं है ना। रिलैक्सेशन टाइम को बैटरी कितना स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो द राइट आंसर इज रिलैक्सेशन टाइम एट पी एंड आर मस्ट बी सेम। ये तुम लोग गलत बोले, क्लियर है? अरे क्लियर है रे, जो गधे गलत बोले, क्लियर है? तो एक तो ये हो गया कि रिलैक्सेशन टाइम बराबर होगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर। ठीक है, अगर हम तुम ये बोलते हो, एक बार तुम ये बोल रहे हो और एक बार ये बोल रहे हो, तो अब अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देखते हैं जो अपन ने डिराइव किया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम तो कांस्टेंट है। हाँ सर। ना, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। तो ये उल्टा कैसे तुम लोगों ने बोल दिया? ये उल्टा बोला तुम लोगों ने एक चीज तो। ठीक है, उल्टा हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। हाँ ठीक है, तो फिर से अपना क्वेश्चन वहीं अटक गया। कहाँ अटक गया? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी पे ज्यादा होगा कि आर पे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे ज्यादा होगा कि आर पे ज्यादा। रिलैक्सेशन टाइम तो हर जगह सेम रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम के लिए तो सोचना ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन फिर से वहीं अटक गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी पे ज्यादा या आर पे ज्यादा? सर पी पे ज्यादा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पी पे ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे ज्यादा या इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे ज्यादा? सर पी पे ज्यादा। पी पे ज्यादा। पी पे ज्यादा। ऐसा क्यों? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये एक कंडक्टर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ऐसा? यस सर। एक ही कंडक्टर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। ये किसने बोला? हमने बोला आज तक। तो मतलब जैसे अपन सिलेंडर लेते हैं तो उसमें तो अपन हर जगह सेम। अच्छा एक बड़ा है। देखो ये जो है ना, ये सही आंसर है। अब होता क्या है कि जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखें, ठीक है, आई हमने डिराइव किया NeAVD। ठीक है, N तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, ये चार्ज का प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इस पूरे कंडक्टर में करंट तो हर जगह सेम रहेगा। करंट मतलब टोटल चार्ज विच पासेस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर एरिया है ना, टोटल चार्ज विच पासेस थ्रू 1 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जो चार्ज यहाँ पे जा रहा है, जितना चार्ज यहाँ से पार कर रहा है उतना ही चार्ज यहाँ से पार कर रहा होगी। करंट तो बराबर रहेगा ना। अगर करंट ज्यादा कम हुआ तो इसका मतलब बीच में चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो करंट क्या है? कांस्टेंट। आई तो कांस्टेंट है। तो एनी कांस्टेंट मतलब जहां का एरिया ज्यादा वहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? कम। अबे हाँ ना? हाँ सर। ठीक है, तो P का एरिया क्योंकि कम है इसीलिए P का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, और यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सही। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। ठीक है, कम इसलिए है
कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। समझ में आया क्या? यहाँ का हाँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर का कम रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आर का कम रहेगा। मतलब एक ही अब देखो जैसे सिलेंडर लेते, जैसे तुमने बोला, ये क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। अब अगर हम एक सिलेंडर लिए होते तब क्या हो? ठीक है, अगर हम ये सिलेंडर लिए होते तो इस सिलेंडर का अगर हम बोले कि इससे करंट आई गया और इधर से आई निकला, तो आई का वैल्यू तो हम लिखेंगे ना NeAVD। तो यहाँ पे हर जगह, ठीक है, यहाँ पे हर जगह करंट क्या है? कांस्टेंट। तो Ne तो कांस्टेंट रहता है, मेटल सेम है तो Ne कांस्टेंट। तो एरिया इसमें क्या हुआ है? हर जगह देखो रेडियस हर जगह क्या है? एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया अगर हर जगह कांस्टेंट है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मतलब एक मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, याद रहेगा। बट दिस इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। समझ में? इसमें चार्ज मोशन में है और चार्ज पे सिर्फ दो ही चीज फोर्स लगा सकता है, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट तो हम लोग पढ़े नहीं, तो चार्ज मोशन में क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। समझ में आया क्या? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हम P से आगे बढ़ेंगे, इस एरिया से इधर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। और करंट डेंसिटी क्या होगा रे? P पे करंट डेंसिटी ज्यादा होगा कि Q पे, की दोनों जगह सेम? सर P पे ज्यादा होगा। करंट डेंसिटी इज I बाई एरिया होता है। तो देखो एरिया जहाँ पे देखो करंट तो कांस्टेंट है, जहाँ का एरिया कम होगा वहां का करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। तो करंट डेंसिटी एट P इज ग्रेटर देन करंट डेंसिटी एट R। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें कंक्लूजन क्या क्या निकला? पहला कंक्लूजन, रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई लेना देना नहीं, वो रैंडमनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा देने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाता है, बराबर, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। ठीक है, समझ गए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर हम करंट का वैल्यू देखें तो NeAVD, जिसमें I N और अगर ये कांस्टेंट है तो एरिया इंटू VD कांस्टेंट। तो जहां का एरिया ज्यादा वहां का ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? कम। तो यहाँ का एरिया कम है इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, तो P पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा और R पे कम। जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा, बराबर। कहानी समझ में आ गया इतना सारा कि ऊपर से गया? आ गया सर। आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जो कोई सा भी शेप हो, अगर उसमें हर जगह एरिया मतलब सेम ही दिख रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ही होगी? नहीं, अब उसमें भी प्रॉब्लम। तो उसमें पता चला कि मटेरियल बदल दिए, यहाँ पे मिट्टी लगा हुआ, पे लोहा लगा हुआ है, पे शीशा लगा हुआ है, तब मतलब मटेरियल भी सेम होना चाहिए। हाँ। समझ में आया? ठीक है, अगर मटेरियल सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब है ना, रेजिस्टिविटी अगर अलग अलग, अगर मान लो यहाँ का मटेरियल अलग है, ठीक है, देखो करंट का एक्सप्रेशन क्या हमने लिखा, ठीक है, तुम अगर ऐसा बोलोगे ना तो बड़ा दिक्कत होता है एक्चुअली। I इज NeAVD। अगर N कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे पता चला कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो अलग अलग हो जाएगा ना फिर। ठीक है, मेटल अगर सेम है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर एरिया यूनिफॉर्म है तो हर जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा। क्लियर? यस सर। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था, ये तो बाकी कहानियों में फंस गए अपन। क्वेश्चन हमारा फिर वहीं पे आ गया, तुम्हें बताना है व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द टू फेस ऑफ दिस फ्रस्टम। ये जो फ्रस्टम है इसका इधर का रेडियस A है, इधर का रेडियस B है और इस फ्रस्टम का लेंथ L है। तो A और B के क्रॉस इसका रेजिस्टिविटी रो है, मतलब मटेरियल सेम है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, निकालोगे? ठीक है, द आंसर इज रो L बाई पाई AB, दिस इज द आंसर।
हाँ सर। ठीक है, इसका आंसर है रो एल बाई पाई ए बी। ठीक है, यस सर। देखो सर इसको बस ए और बी की लिमिट्स में ही करना है ना इंटीग्रेट? देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने आंसर है, आंसर तुमको दे दिए, चलो अब करके लाना, परसों बात करते हैं। ठीक है।